नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्ज़ाम के लिए जो दृष्टि आईएएस संस्थान की टेस्ट सीरीज़ हम चला रहे हैं उसका टेस्ट नंबर 5 है, ठीक है? और 1 से लेकर 4 तक की जो है टेस्ट हमने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लें। और ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, ये दोनों ही लैंग्वेज में है। एक तरफ इंग्लिश है और एक तरफ हिंदी है, लेकिन हम हिंदी में इसका विश्लेषण करेंगे और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो अपना इंग्लिश में देखते जाएं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हम जो है यूपी स्पेशल की क्लास जो है शाम को लेकर आएंगे और जो हम लाइव करेंगे शाम को, और जितने भी स्टूडेंट हैं जो लाइव आना चाहें वो आ जाएं, और नहीं फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियो तो मिल ही जाएगी, ठीक है। और लगभग 2-3 क्लास होंगे यूपी स्पेशल की, और उतने ही में जो है यूपी स्पेशल सारा फिनिश हो जाएगा और जितने भी क्वेश्चन हैं उसी से आएंगे, उससे बाहर कहीं नहीं आएंगे। और एक क्लास अभी हम जो उत्तर प्रदेश बजट और केंद्रीय बजट दोनों ही की लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्लास आप ज़रूर देखें, क्योंकि लगभग बजट से 4-5 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। और इसके साथ ही ये जो टेस्ट सीरीज है ये दृष्टि आईएएस संस्थान की टेस्ट सीरीज है, और इस लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है। इसलिए इसके जो है पिछली साल भी क्वेश्चन है जो लगभग 75 से 95 के बीच में क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आए थे, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से आप पूरा कीजिए, और जैसा समय नज़दीक आता जाता है तो आप समय की महत्व को समझते हुए ज़्यादातर टेस्ट को प्रैक्टिस करें और उन टेस्ट को ज़्यादातर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। इसमें पहला कथन है, बाजार की मांग और आपूर्ति व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक घटक है, ठीक है। दूसरा कथन है, समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही है। जो माइक्रो इकोनॉमी है वो क्या है, छोटे छोटे चीज़ों को जो इसके घटक हैं वो उनको कंसिडर करते हैं, जैसे मूल, आपूर्ति, मांग, ठीक है, पर्सनल इनकम, इस तरीके। और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसका मतलब है मैक्रो इकोनॉमी है, जो ये क्या है, कुल उत्पादन, कुल उपभोग, ठीक है, और बड़े स्तर से उसके ये घटक के रूप में ये कार्य करता है। तो इसमें क्या है, इसके दोनों ही कथन सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक का उदाहरण है, ठीक है। जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं तो उसमें क्या है, जैसे 5 क्षेत्रक हैं। इसमें जैसे पहले की बात करें, अगर जो प्राइमरी सेक्टर है, जितने भी सेक्टर हैं, जैसे हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इसमें क्या आते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसमें आते हैं जैसे कृषि, ठीक है, कृषि है, खनिज है, और रिसोर्सेज हैं, जल और जो भी हैं, ऊर्जा वगैरह, ये क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। और द्वितीयक सेक्टर में क्या आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में, इसमें जो जिनको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जिसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे अगर आपका आलू है तो ये प्राइमरी सेक्टर, और उसको मैन्युफैक्चर करके उससे चिप्स बनाया गया, ये क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर। और इसके बाद अगर हम जैसे मक्का है, मक्का क्या है, जो है प्राइमरी सेक्टर, लेकिन उसके अगर कुरकुरे वगैरह बनाए जाए तो ये क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब जो टर्शियर सेक्टर है, जो तृतीयक क्षेत्रक है, इसमें क्या है, इसमें सेवाएं आती हैं, ठीक है, वस्तु जो सेवाएं हैं उसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे लाइट है, मतलब विद्युत है, और डाक सेवा है, और परिवहन सेवा है, इसमें क्या है, ये तृतीयक क्षेत्रक में आती हैं। अगर हम इसे क्वार्टनरी सेक्टर की बात करें, यानी चतुर्थ क्षेत्रक की बात करें, तो इसमें जितने टेक्नोलॉजी वाले वो सेक्टर हैं वो आते हैं, जैसे शिक्षा है, प्रशिक्षण है, और प्रौद्योगिकी है, अनुसंधान है, ठीक है, इसमें विकास शामिल है। तो और इसके बाद अगर हम बात करें क्वाइनरी सेक्टर की, यानी पंचम क्षेत्र की, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो विधि निर्माता होते हैं, जो जैसे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, तो उनको ये रखा गया, ठीक है। तो ये खासतौर से जो कैलिफोर्निया वाला विषय है ये किसके अंतर्गत आता है, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के, तो ये चतुर्थ
क्षेत्रक में आता है, ठीक है। और कैलिफोर्निया कहाँ है, जो नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको के पास जो है, मैक्सिको के पास जो है कैलिफोर्निया की खाड़ी है, उसमें एक कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, ठीक है। तो उससे ये रिलेटेड है, तो ये किससे आ जाएगा, ये जो है चतुर्थ क्षेत्रक में आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है, ठीक है। तो आय का घटक कौन सा नहीं है, ये निर्यात। निर्यात क्या है, आय का घटक नहीं है, ठीक है। ये क्या, श्रमिक और उद्यम और पूंजी, ठीक है, कैपिटल, लेबर और एंटरप्राइजेस, ये क्या है, ये तीनों ही जो आय के घटक हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट है ये आय का घटक नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे मूल्यह्रास को समायोजित करने के पश्चात एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो अगर हम बात करें अपने देश के निवासियों द्वारा, ठीक है, अपने देश के निवासियों द्वारा, सिर्फ अगर अपने देश के अंदर में बात होती जिसमें विदेशी भी शामिल होते तो वो होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। लेकिन इसमें क्या है, जो सिर्फ अपने जो है निवासियों द्वारा, ठीक है, नागरिक द्वारा बताया गया, तो ये क्या है, ये एनएनपी के अंतर्गत आएगा, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निबल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, ठीक है। तो नाबार्ड जो बैंक है, ठीक है, ये किसकी सिफारिश पर की गई थी इसकी स्थापना, जो कौन थे इसके, बी शिवरामन समिति के सिफारिश पर एक नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी, ये 1982 में संसदीय अधिनियम द्वारा की गई थी, ठीक है। और ग्रामीण विकास बैंक जो है एक बनाया गया इसे नाबार्ड, ठीक है। और इसका जो वैधानिक अधिनियम था वो 1981 था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो सकल राष्ट्रीय खुशहाली के स्तंभ हैं, ठीक है। सकल राष्ट्रीय खुशहाली के स्तंभ में तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं सुशासन, ठीक है, और फिर पर्यावरण संरक्षण, ये भी सही है, राजनीतिक स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण, ये नहीं आते हैं, ठीक है। और इसके साथ है, जैसे अगर इसके खुशहाली के और स्तंभ देखें तो इसमें है संस्कृति का संरक्षण, दूसरा है संवर्धन, तीसरा है सतत समतामूलक सामाजिक आर्थिक विकास, ठीक है। इस तरीके से इसमें सही ऑप्शन हो जाएंगे 1 और 2 दोनों ही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान के संबंध में सही है, इसमें ये बताना है कौन से सही है। तो इसका क्या, कथन नंबर 1 है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तीव्र गति से और अधिक समावेशी विकास था, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, तो मानव विकास जो सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकेतों में से कौन सा या से बहुआयामी गरीबी का आकलन करने हेतु है, ठीक है। तो जो बहुआयामी गरीबी है उसका आकलन करने के लिए कौन कौन है ये हमें देखना है इसमें, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें क्रय शक्ति तो ये नहीं है, ठीक है। दूसरा है बाल मृत्यु दर और वाहन स्वामित्व, ये भी नहीं है। तो स्वच्छता, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4, 2 और 4, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में जो भारत की रैंक क्या थी, ठीक है। तो भारत की रैंक क्या थी, भारत की रैंक जो है 126 थी, ठीक है। भारत की रैंक क्या थी, 126। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो ये कौन से लेखक हैं, इनके लेखक हैं ऑप्शन डी यानी एम विश्वेश्वरैया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सतत विकास और आत्मनिर्भरता निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये किसके
जो है और सेल्फ डिपेंडेंस, ये जो 5 ईयर प्लान है उनमें किस पंचवर्षीय योजना के तहत था? तो इसमें किसके तहत जो था, ये किसके चौथी पंचवर्षीय, ठीक है, 5 ईयर प्लान के तहत इसका जो है उद्देश्य था किसका? ह्यूमन डेवलपमेंट और सेल्फ डिपेंडेंस का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय योजना प्रकाशित की? जो सर्वोदय योजना है ये बताया गया, ये किसने जो है योजना प्रकाशित की थी? तो ये किसने? लोकनायक जिन्हें कहा जाता है जो है जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की थी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक शुरू किया गया है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये जो है नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो विश्व व्यापार संगठन है, जो अभी क्वेश्चन आया था कि भारत जो है कब शामिल हुआ? 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के हिसाब से आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें जो है कि कब जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो ये कब हुई? ये 1995 में हुई, ठीक है। 1995 में जो है WTO की स्थापना हुई। और इससे पहले जो है 1948 वाले में जो गट था, ठीक है, गट जो है उसका सदस्य भारत था, ठीक है। और ये क्या है? गट जो गट की ही एक शाखा थी, कौन सी? जो बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की अकस्मात निधि किसके अधीन होती है? यानी जो इमरजेंसी फंड है तो वो किसके अधीन होता है? ठीक है, जैसे बोलते हैं तो ये राष्ट्रपति के अधीन होता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के अधीन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण की व्याख्या करता है? ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण की व्याख्या कौन करता है इसमें? ये आर्टिकल 112, ठीक है। आर्टिकल 110 में बताया गया है कि मतलब धन विधेयक के बारे में बताया गया, ठीक है। और 123 की बात करें तो इसमें क्या है, जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है इसमें। और इसके बाद क्या है, 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। 117 की ध्यान नहीं है पर बताएं कभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1921 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? ठीक है, पहले क्या होता था कि रेल बजट और आम बजट बिल्कुल साथ साथ ही पेश किया जाता है। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1921 में रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। फिर अब जो हाल ही में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या हुआ, फिर इसको एक ही बजट बना दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक वर्थ समिति के तहत, ठीक है, एक वर्थ समिति के तहत इसे अलग किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय में शामिल है? ठीक है, राजस्व व्यय में कौन कौन शामिल है ये बताना है। तो राजस्व व्यय यानी जो राजस्व की कुछ प्राप्तियां, जैसे अभी हम बजट का क्लास लेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कितनी प्राप्तियां हैं और कितनी खर्च हैं, जिसमें बोलते हैं राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ब्याज भुगतान और सब्सिडी, ये क्या है, ये राजस्व व्यय जो है राजस्व व्यय की जो है राजस्व व्यय में यानी राजस्व के खर्चा में शामिल है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे इसमें और भी है, जैसे राजस्व व्यय की बात करें तो इसमें क्या है, वेतन और पेंशन है, ठीक है, और सब्सिडी है, और रक्षा और पुलिस पर खर्चा है, ब्याज भुगतान करना है, ठीक है। ये क्या होते हैं, राजस्व व्यय में ये शामिल होते हैं, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। तो इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा ए। ये जो है ये राजस्व व्यय में नहीं आते हैं। जैसे अगर सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है, प्रदत्त किया जाता है, उस पर ब्याज लिया जाता है, ये एक तरीके से क्या है, ये उनकी कमाई है, इनकम भी है। और जल आपूर्ति यानी वाटर सप्लाई का खर्च जो है वो भी उनकी क्या है, एक आपूर्ति, उन्हें कहीं ना कहीं रूप से उसमें व्यय मिल जाता है, उन्हें उसका ब्याज मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सब्सिडी और ब्याज भुगतान में तो ये सरकार को देना पड़ता है, इसलिए ये सरकार के व्यय में शामिल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश था जिसने औपचारिक रूप से जेंडर बजटिंग
को अपनी बजट प्रक्रिया में शामिल किया था। ठीक है, तो ये कौन सा देश था? ये ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो है लेफर वक्र एक आलेखी निरूपण है। जो लेफर वक्र है ये किसका जो है आलेखी निरूपण है? ये किसका है? कर राजस्व और कर दर पे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इस तरीके से, यहाँ पे कर की दर जो आर रेट कर दें, ठीक है, रेट, ठीक है, इधर है आई यानी कर की इनकम। ठीक है, तो ये क्या होता है इस तरीके से, इस तरीके क्या होता है जो है टी बिंदु पर पहुंचता है तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कर की इनकम में वृद्धि कब होगी? जब आप दर बढ़ाएंगे, और दर कब बढ़ाएंगे? तो इसमें क्या है कर की जो है इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? ब्याज दर बढ़ेगी। तो इस तरीके क्या है अगर हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो क्या होता है? हमें उतनी इनकम होती है। इस तरीके की दिखाया गया। अब इसमें क्या फ्रिंज फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब शुरू किया गया? ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है जो ये कब शुरू किया गया? तो ये कब शुरू किया गया? ये जो है वर्ष 2005 और 6 के बजट में शुरू किया गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये क्या है 279(1) है। ठीक है, 280 में क्या है? 280 में वित्त मंत्रालय यानी वित्त विभाग है, फाइनेंस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, ठीक है, जैसे FRVM अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, तो ये किस वर्ष लागू किया गया था? ये जो है 2003 में लागू किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से वित्त आयोग से के संदर्भ में सही है? ठीक है, ये वित्त आयोग के संदर्भ में बताना है कौन से सही है। इसमें क्या है? यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से पंचवर्षीय योजनाओं यानी 5 ईयर प्लान के संदर्भ में सही है? ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है हमें। अब इसमें कथन नंबर 1 है भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना की शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? ये गलत है क्योंकि ये जो है पंचमी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी इसकी, भाखड़ा नांगल बांध की जो सिंचाई परियोजना है। फिर नाबार्ड की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। फिर इसके बाद है तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब इसका जो डी ऑप्शन है इसका गरीबी हटाओ 6ठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो ये गरीबी हटाओ कौन सी? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है भारत में आर्थिक सुधार जो प्रभावी ढंग से कब लागू किए गए? ठीक है, आर्थिक सुधार जो है वो प्रभावी ढंग से कब लागू किए गए? जो जुलाई 1991 में। इसके बाद है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में सही है? ठीक है, 23-24 के अब जो आया है वो 25 मतलब 24-25 का है, लेकिन ये पिछली वर्ष का बता रहा है। ठीक है, ये पिछली वर्ष की वो है। इसमें है क्या है रक्षा मंत्रालय के आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत हुई, ये गलत है। ठीक है, ये सर्वाधिक प्रतिशत नहीं हुई। इसमें कितनी थी? जो है लगभग रेल मंत्रालय पर 49% और जो है शक्ति मंत्रालय पर 31% और परिवहन या राजमार्ग पर 25%। ठीक है, दिया गया है। अब इसमें क्या है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण जो है मंत्रालय के प्रतिशत आवंटन में कमी की गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि इसका जो आवंटन था वो कितना था? 30.6 जो है %। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़ा दें देखें, हाँ ठीक है इतना सही है। सकल घरेलू उत्पाद जो है अब स्फीति है। ठीक है, तो ये क्या है? जैसे बोलते हैं डिफाल्टर, जीडीपी डिफाल्टर बोलते हैं इसे, तो ये क्या है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या है नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात, यही सही है इसका। ठीक है, जो
रेशियो है किसका, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का जो रेशियो है उसी को कहते हैं जीडीपी डिफॉल्टर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान कब प्रारंभ किया गया। जो रोलिंग प्लान है ये कब जो है शुरुआत की गई, इसकी कब प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया था 1978 में। ठीक है, कब किया गया था, 1978 में। अब रोलिंग प्लान के बारे में बात करें तो ये क्या है, योजनाओं को प्रभावशीलता का एक वार्षिक मूल्यांकन इसमें किया जाता है और मूल्यांकन के आधार पर जो है आगामी वर्ष हेतु नई योजनाएं बनाई जाती हैं। ये है रोलिंग प्लान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक किसके द्वारा विनियमित है। जो वाणिज्यिक बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, ये किसके द्वारा जो है विनियमित है, यानी इनका नियोजन कौन करता है। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, ये क्या है 1934 है, इसमें क्या है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, इसमें जो है रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव था। ठीक है, इसके बाद है जो दूसरी बात करें, इसके बाद बैंकिंग विनियम अधिनियम, ये क्या है बैंकिंग विनियम अधिनियम, ये 1949 के तहत जो है विनियमित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। लेकिन अगर बात करें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, ये 1976 की बात की जाए तो ये इसके द्वारा विनियमित नहीं है। और फिर बैंकिंग कानून यानी सहकारी समिति, ये इसके द्वारा भी अधिनियम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक में लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी। जो लीड बैंक की जो है कि स्थापना जो कब की गई थी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कब की गई थी, ये 1969 में की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के जो है S4A पहल का उद्देश्य है। ठीक है, ये जो पहल है इसका उद्देश्य क्या है, ये है भुगतान संतुलन बनाए रखना, ये नहीं है, स्वर्ण भंडार को बनाए रखना, ये भी नहीं है, दबावग्रस्त अस्थियों का निपटापन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, सी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट सशक्त प्रस्तावित किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था, मधुकर गुप्ता समिति द्वारा नहीं, अशोक दलवई समिति द्वारा नहीं, ये गाडगिल समिति द्वारा नहीं, सुनील मेहता समिति द्वारा किया गया था इसका। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय है। अगर हम बात करें जो सहकारी कोऑपरेटिव बैंक है, इसका जो है शीर्ष निकाय कौन है, तो ये है नाबार्ड। ठीक है, कौन सा है, नाबार्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से मुद्रा आपूर्ति का मूल्यांकन के संबंध में सही है। ठीक है, जो मॉनेटरी सप्लाई है उसके बारे में हमें देखना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आरक्षित मुद्रा के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई जमा जो है रखी गई मांग जमा और अन्य तरल अस्थियों के साथ सिक्के व मुद्रा जैसे सभी भौतिक धन शामिल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, संकुचित मुद्रा के अंतर्गत जनता के पास मौजूद सभी मुद्रा नोट शामिल है, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों ही। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह औसत विशेष जो वह औसत दैनिक शेष जिसे एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, को रिजर्व बैंक के पास रखना बनाए रखना आवश्यक है, वह कहलाता है। देखिए अगर रिजर्व बैंक जो है उनको ऋण प्रदान करती है तो वो किसके कारण जो ऋण प्रदान करती है, और उसके लिए भी उनको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम वैधानिक तरलता जो है अनुपात की बात करें तो ये जो सरकार आरबीआई जो निर्धारित करती है उसका इनको अपने पास रखना होता है। ठीक है, अपने पास, यानी खुद कमर्शियल बैंक उसमें आपको खर्च नहीं करना होता है, वो उतना अपने पास रखना होता है। अब वो आप नोट के रूप में रखिए, आप सिक्योरिटी बिल के रूप में रखिए, आप ट्रेजरी के रूप में रखिए, ट्रेजरी नहीं, वो बॉन्ड के रूप में, ठीक है, उसके रूप में रखिए, और आप चाहे तो आप नोट के रूप में रखिए, यानी पैसा के रूप में रखिए, या कोई सोने के रूप में रखिए, लेकिन उतना आपके पास रखना चाहिए। जो कमर्शियल बैंक है उनके लिए निर्देश है जो है। इसके बाद है कैश रिजर्व रेशियो, ये भी क्या है, उनके पास नगद रखना चाहिए। ठीक है, CRR जैसे बोलते हैं, तो ये क्या है, ये बैंक के पास जिसे हम जो कैश रिजर्व रेशियो है जो CRR, ये किसके पास रखना होता है, ये बैंक के पास रखना होता है अपना पैसा। ठीक है, और रेपो दर और रिवर्स रेपो दर,
ये वो होते हैं, दर होते हैं जो एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, थोड़े समय के लिए, जो अगर पैसा लिया जो बैंक से, आरबीआई से पैसा कमर्शियल बैंक ने लिया, तो उस पर जो ब्याज देना होता है उसे कहते हैं रेपो दर। लेकिन अगर जो अपना पैसा आपने आरबीआई के पास रख दिया, तो आरबीआई आपको जो दर देगी, जो ब्याज देगी, उसको कहेंगे रिवर्स रेपो दर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी CRR। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खुले बाजार का परिचालन OMO से असह है। ठीक है, तो ये क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या असह है, मतलब इसका क्या असह है, तो इसमें बताना है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई द्वारा उपाय, ट्रेजरी बिलों का क्रय और विक्रय करना। अब इसका बेरोजगारी के निपटापन के लिए सरकारी द्वारा किए गए उपाय, ये कोई इसमें सही नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीमांत लागत आधारित ऋण दर जो MCLR निर्धारित करने वाले कारक हैं, तो ये कौन से कारक हैं जो इसको निर्धारित करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, निधि की सीमांत लागत, ये सही है। दूसरा है परिचालन लागत, ये भी सही है। तीसरा है नगद आरक्षित रेपो यानी CRR में बहन मूल्यों से जुड़ी लागत, ये भी सही है। और टेनर प्रीमियम, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से मौद्रिक नीति यह समिति के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो ये बताना ये कौन से इसमें जो मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में सही है। तो इसका सही जो है, इसमें कथन देखते हैं पहले। यह क्या, यह नीतियों हेतु मानक ब्याज दरें तय करता है, ये सही है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है। इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति आरबीआई गवर्नर करता है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए। इसमें क्या, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी को किस वर्ष वैधानिक दर्जा प्राप्त जो प्रदान किया गया। तो ये कब किया गया, ये 1992 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, रुपए मूल्य वाले जो बंद पत्र, जो बॉन्ड बोलते हैं, जो भारतीय जो संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए जारी किए जा सकते हैं, वो कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, महाराजा बॉन्ड, फॉरेन सॉवरन बॉन्ड और मसाला बॉन्ड। वो क्या कहलाते हैं, वो मसाला बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो अपने भारत का, ठीक है, भारत के रुपए मूल्य को जो बंद पत्र हैं, वो मसाला बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, केवल एक दिन के लिए निधि प्राप्त करने वाले बाजार को कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ एक दिन के लिए जो निधि प्राप्त करते हैं उस बाजार को क्या कहा जाता है, निधि प्राप्त बाजार को कहा जाता है। तो इसमें क्या है, सेकेंडरी मार्केट, दूसरा है नोटिस मनी मार्केट, तीसरा है टर्न मनी मार्केट और चौथा है कॉल मनी मार्केट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कॉल मनी मार्केट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाजार का वह प्रकार जिसमें शेयर बाजार में गिरावट का रुख होता है क्या कहलाता है। ठीक है, जब शेयर बाजार में जो है गिरावट होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे बेयर मार्केट कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उद्यम पूंजी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया किस प्रकार से उद्यम पूंजी को परिभाषित किया गया है। इसमें क्या, स्टार्टअप कंपनियों को प्रदान किया जाए वित्त, ये सही है। स्टार्टअप कंपनी को जो वित्त प्रदान किया जाता है, फाइनेंशियल प्रदान किया जाता है, वह क्या परिभाषित करता है, उद्यम पूंजी को। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों के पर विचार कर उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, एक हम वीडियो बिल्कुल सेपरेट वीडियो लाएंगे किसके लिए, जितनी भी समितियां हैं, चाहे वो पंचायती राज से समितियां हो, चाहे वो इकोनॉमी से समितियां हो, और चाहे वो एनवायरनमेंट से समितियां हो, जितनी भी समितियां हैं उन सबको हम समिति लाएंगे और जितनी भी समिति हैं उनको हम एक वीडियो में कवर कराएंगे। और उनसे ज़्यादातर जो है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सब जितने बने हैं आज दिन तक, वो भी साथ में लाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन का क्या है। इसमें हमें कालक्रम में के अनुसार करना है। देखिए, सबसे पहले क्या है, जो अलग समिति है,
अलग समिति की बात करें तो ये कब, ये 1979 में बनाई गई थी। ठीक है, ये हो गई 1979। अगर हम इसके बात करें तो क्या लकड़बग्गा समिति जो है ये कब, 1993 में, और ये 79 में। ठीक है, इसके बाद तेंदुलकर समिति की बात करें, ये 2009 में। ठीक है, इसके बाद रंगराजन समिति ये कब, 2012 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्रम यही है 1 2 3 4। सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। इसको नोट करते रहिए आप जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एंजल के नियम अनुसार क्या है, इसमें परिभाषा दी गई है। इसमें क्या है, स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि से पण्य उत्पाद जो है की कीमत में कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, दूसरा, पूरक उत्पादों की कीमत में वृद्धि के साथ पण्य उत्पादों की कीमत भी बढ़ जाती है। तीसरा है, आय में वृद्धि के साथ खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए आवंटित आय का प्रतिशत कम हो जाता है। यही इसका सही आंसर है, जिसे हम एंजल नियम कहते हैं। ठीक है, जिसको हम एंजल नियम कहते हैं, इसका लिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कोरियर सेवा की शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, शिक्षा मंत्री, हाँ, ये राष्ट्रीय जो कोरियर सेवा की शुरुआत की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा की गई थी। अब देखिए गिनी गुणांक मापता है। अब जो गिनी गुणांक है वो क्या मापता है, आय की असमानता। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ये श्रम की सीमांत जो है उत्पादकता शून्य कब होती है, जब प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसे क्या कहते हैं, जहां वास्तव में जो है वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग जब काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, जब कीमतें 2 अथवा 3 अंकों की दर से बढ़ती हैं तो इसे कहा जाता है, जब कीमतें जो है बहुत स्पीड पे बढ़ती हैं तो इसे क्या कहा जाता है, 2 या 3 के नियमों मतलब अंकों से, तो इसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें 20 से 30 से 100% तक कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोर मुद्रास्फीति किसका नाम जो है माप है। कोर मुद्रास्फीति जो है वो किसका माप है, यह है मुद्रास्फीति जिसमें अस्थाई मूल अस्थिरता शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या शामिल नहीं है इसमें, अस्थाई मूल अस्थिरता शामिल जो नहीं है। क्या, इन्फ्लेशन विच एक्सक्लूड्स टेम्परेरी प्राइस वैलिडिटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र जो है जिसके बीच संबंध को दर्शाता है, यानी किस किस के बीच में संबंध को दर्शाता है जो फिलिप्स वक्र है, तो वह किसके बारे में, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। ठीक है, अगर हम मुद्रास्फीति यानी महंगाई को कंट्रोल करें तो क्या होता है, बेरोजगारी में कमी आती है। अगर हम महंगाई बढ़ाएं तो बेरोजगारी में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसलिए सरकार क्या करती है, महंगाई को थोड़ा न ज़्यादा बढ़ने देती है और न ज़्यादा कम होने देती है, मतलब समय के अनुसार मेंटेन रखती है, जिससे क्या होता है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जाती है। अगर जो है मुद्रास्फीति, अगर महंगाई कम हो जाए तो क्या होगा, बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर महंगाई बढ़ जाए तो बेरोजगारों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता जो है मूल्य सूचकांक CPI IBKW के संकलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा की गई थी, ये श्रम ब्यूरो के द्वारा की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब किसी एक अथवा पण्यों के छोटे समूह की कीमत, ठीक है, कीमत निरंतर समय अवधि में वृद्धि होती है जबकि अन्य वस्तुओं की कीमत में ऐसी कोई वृद्धि नहीं होती है, इस घटना को कहते हैं। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं जो स्कीफ्लेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, स्कीफ्लेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, जो अगर हम बात करें 1 जून, ठीक है, 1935 में, ये गलत है क्योंकि जो पहला बजट सत्र होता है उसी में इसका अधिनियम पारित किया गया था।
ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो है 134 में जो है 1 अप्रैल 1934 में इसका अधिनियम था और जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें मौद्रिक नीति विस्तारवादी जो होती है किंतु ब्याज दर में वृद्धि नहीं करती है, ऐसी स्थिति कहलाती है। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, तरलता जाल कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाणिज्य पत्र। ठीक है, वाणिज्य पत्र की बात करें तो इसमें क्या है, एक असुरक्षित जो परक्राम्य मुद्रा बाजार जो लिखित जो वचन पत्र के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक लिखित पराक्रम लिखित जिसमें लिखित के नामित धारक को एक निर्दिष्ट राशि का बिना शर्त भुगतान का आदेश करने का आदेश होता है। तीसरा है क्या है, कारपोरेट घराना द्वारा जारी एक अल्पकालिक सुरक्षा जिसकी परिपक्वता अवधि 7 दिन से 365 दिन होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्षमता दृष्टिकोण जो कैपेबिलिटी अप्रोच प्रस्तावित किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये जो है अमर्त्य सेन द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के दौरान। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या है, इसके दौरान क्या होता है, देनदारों को लाभ होता है और लेनदारों को नुकसान। बिल्कुल, अगर आपकी क्या महंगाई बढ़ेगी तो क्या बिक्री जो करते हैं उनको क्या होगा, लाभ, और जो खरीदते हैं उनको क्या होगी, हानि। ठीक है, नुकसान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हॉट करेंसी के संदर्भ में सही है। हॉट करेंसी की बात करें तो इसमें कौन सा सही है, इसमें नंबर 1 है, हॉट करेंसी बाजार में आसानी से उपलब्ध और दूसरी मुद्रा में विनिमय मुद्रा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो आसानी से परिवर्तित हो जाए, जैसे गोल्ड है, गोल्ड को हम डायरेक्ट बेच करके उससे हमें मुद्रा मिल सकती है, तो इसमें ये क्या होता है, ये हॉट करेंसी बोलते हैं इसे। और चीनी जो है रामनबी और जापानी येन यार्ड करेंसी, ये भी क्या है, हॉट मुद्रा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही। इसके निम्नलिखित में से कौन सा या से मुद्रा अभिमूल्यन का प्रभाव है। ठीक है, मुद्रा अभिमूल्यन का जो प्रभाव है वो कौन सा है, वो है आयात सस्ता होना। ठीक है, आयात को सस्ता होना। और भी है इसमें, 1 मिनट, आयात सस्ता होना, तो इसमें क्या है, और भी ऑप्शन है, 1 मिनट देखते हैं। इसमें क्या है, जैसे आयात सस्ता होना, 1 मिनट, इसमें क्या है, देखो निर्यात सस्ता होना और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, इसमें है। और ये, और इसमें क्या है, इसके अंतर आता है लागत जनित मुद्रास्फीति और कर्ज भुगतान। कर्ज भुगतान नहीं है, आयात सस्ता होना, ये भी सस्ता नहीं है। इसके ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा, क्या है, इसमें 1 3 4 है, इसमें 1 3 4 है लेकिन 2 नहीं है। हाँ ठीक है, आयात सस्ता होना नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार एक कृत्रिम मुद्रा साधन है जिसे विकसित किया गया है। तो ये जो है विशेष आहरण, ठीक है, जिसे बोलते हैं एसडीआर, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये आर्थिक मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के द्वारा विकसित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से व्यापार समूहों और भारत के संदर्भ में सही है। कथन नंबर 1 है, वर्ष 2010 में दक्षिण एशियाई मुक्त बाजार क्षेत्र जो है साप्टा की स्थापना की गई। दूसरा है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1967 में की गई। तो इसमें सही बताना है, तो सही इसमें कौन सा है, केवल 2 सही है और इसका एक जो कथन है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना कब 2006 में की गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती। ठीक है, तो इसमें रिपोर्ट की बात करें तो ये कौन सी रिपोर्ट है जो विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती, जो है वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट। ठीक है, ये इसके द्वारा जारी नहीं की जाती है। ठीक है, क्योंकि ये आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा, वित्तीय जो है स्वायत्त जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है अर्धवार्षिक के तौर पर इसे लागू किया जाता है। और विश्व विकास रिपोर्ट
प्रेशर रिपोर्ट, व्यापार सुगमता रिपोर्ट, ये दोनों ही जारी करता है कौन? विश्व बैंक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है वो कब शुरुआत की गई थी उसकी 2015 में की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक रिजर्व समझौता किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये ब्रिक्स से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में परियोजना और नदी में से कौन सा युग्म सुमेलन नहीं है? ठीक है, तो इसमें क्या नहीं है? काकरापार परियोजना तापी सही है, शिव समंदर परियोजना कावेरी सही है, निजाम सागर परियोजना मंजरा सही है, लेकिन ये हीराकुंड कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो हीराकुंड कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। और ये कौन सी उड़ीसा में कौन सी है? महानदी पर। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये महानदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संबंध में सही है? ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? इसे सर्वप्रथम कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर द्वारा प्रचलित किया गया था, ये सही है। यह रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है, ये भी सही है। यह पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धतियों पर आधारित है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी जो है MPEDA का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय केरल में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 में शिक्षा के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? तो इसका जो है कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? ये 13% आवंटित किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केलकर समिति संबंधित है। जो केलकर समिति थी वो किससे संबंधित थी? वो सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी मॉडल पर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय कपास निगम की स्थापना की गई थी। तो भारतीय कपास निगम की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1970 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संबंध में सही है? ठीक है, तो इसमें बताना है कौन से सही है। तो इसमें क्या, यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को कौशल विकास और उद्यमता के अवसर प्रदान करना है, ये सही है। दूसरा क्या, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट में जो है इस योजना के लिए 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट वर्ष 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ठीक है, तो ये कितनी राशि आवंटित की गई है? 1050 आवंटित की गई है। 1050 यानी 1050 करोड़। ठीक है, करोड़ में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्ण रूप से जैविक राज्य है। ठीक है, अगर हम जैविक राज्य की बात करें तो पूर्ण रूप से जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। अगला है, वित्त वर्ष 2022 में भारत का निर्यात था। ठीक है, भारत का निर्यात कितना था? 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। ठीक है, कब? 2022 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 के अनुसार वर्ष 2021 में FDI प्राप्तकर्ता में भारत का स्थान था। ठीक है, जैसे भारत का स्थान कौन सा था? जो है इसका जो स्थान था 7वां। ठीक है, इसका स्थान था 7वां। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से मुख्य उद्योग हैं? ठीक है, तो इसमें कौन से मुख्य उद्योग हैं इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है? इसमें देखिए कोयला है, उर्वरक है, सीमेंट, इस्पात, ये चारों ही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये मुख्य उद्योग में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी NIP के संदर्भ में सही है? ठीक है, तो इसका जो कथन देखने तो कौन से कथन है, यह विकास को और अधिक समावेशी बनाते हुए बुनियादी ढांचा परियोजना हेतु एक विकास मार्ग जो प्रस्तुत करेगा, यह भी सही है। ठीक है, इसका क्या है, वित्तीय वर्ष 2020-25 के लिए जो है NIP में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु निवेश राशि 100 लाख करोड़ से अधिक है, ये दोनों ही सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?
तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये 63.4% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन योजनाओं ने हालिया वर्षों में कनेक्टिविटी में सुधार में योगदान दिया है? ठीक है, तो ये किसने दिया है? ये जो है उपयोग जो है भारतमाला, सागरमाला और उड़ान, ये उपभोग सभी में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है? कथन अभिकथन है और ए और आर है। ठीक है, इसमें बताना है कि आर ए की व्याख्या करता है नहीं। जैसे भारत सरकार को लागत प्रभावी उत्पादन केंद्र बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है? अब दूसरा कथन पढ़ते हैं। रसद नीति 2022 का उद्देश्य लागत में कटौती करना, प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि करना तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसकी व्याख्या भी करता है, दोनों ही कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 में राजकोषीय चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ईंधन और आयातित उत्पादों पर करों में वृद्धि किया, गलत है। खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी में कमी, गलत है। ईंधन कर में वृद्धि और आयात कर में कमी, ये गलत है। इसमें क्या है? खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि, ईंधन और आयात के करों में कटौती, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद क्या है? बैंकिंग क्षेत्र और पूंजी बाजार की बढ़ती पहुंच कहाँ परिलक्षित होती है? ठीक है, तो ये बढ़ती पहुंच कहाँ पर परिलक्षित होती है? बीमा क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो आवंटित क्षेत्र सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका क्या है? इसमें बात करें, ऊर्जा में 6.7% सही है, स्वास्थ्य 7.3% सही है, कृषि 2.9% ये वैसे ग्रामीण विकास में दिया गया कितना? इसमें दिया गया 10%। ठीक है, तो 10% इसमें ये जो है इसका ये सही है। ठीक है, क्योंकि ये औसतन आवंटन इसमें क्या किया गया था? 5% के आसपास किया गया था, तो यही सही नहीं है। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान लगाया गया है? ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो राजस्व है वो किससे आता है? राज्य जीएसटी से। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राज्य जीएसटी से। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 प्रस्तुत किया है? तो ये तो वित्त मंत्रालय के जो उनका नाम पूछ रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर, और राज्य के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन से? सुरेश कुमार खन्ना। ठीक है, इसके बाद क्या है? उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दिया गया कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या है? वर्ष 2023-24 में निजी ट्यूबवेल मालिकों की जो बिजली खपत पर सब्सिडी 50% से बढ़ाकर 100% यानी 100% कर दी गई है, तो ये सही है। अब विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 50,000 करोड़ से अधिक बजट आवंटित किया गया है, तो ये क्या है? ये आपका ऑप्शन जो है दूसरा है, ये गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, क्या होगा? केवल एक। और इसकी कितनी थी? जो इसकी करोड़ रुपए की बात करें अगर 10,900 के आसपास कुछ थी शायद है, 52 हो या 53 हो, इस तरीके की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के संबंध में राज्य का राजकोषीय घाटा रहा। ठीक है, जो राज्य का राजकोषीय घाटा कितना रहा? 3.5% का। इसके बाद है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यानी एनएचबी का मुख्यालय स्थित है, ये मुख्यालय जो कहाँ पर स्थित है? अगर हम इसकी बात करें तो ये गुरुग्राम में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नीति को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है? जो भारत का आर्थिक संविधान है वो कौन सी नीति को कहा जाता है? ये औद्योगिक नीति 1956 को कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक संविधान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुजरात और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा जो कारक है वो जिम्मेदार नहीं है? तो इसमें क्या है? वर्ष 1960 के दशक में सूती कपड़ा का उद्योग स्थानिकता। दूसरा है, कांडला में तेल क्षेत्रों की खोज और बंदरगाह का विकास।
तीसरा पायकारा जल विद्युत संयंत्र से बिजली आपूर्ति, ये सही है, तीसरा इसका कथन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो इसमें देखना है क्या है, इसने स्वचालित मार्ग के तहत जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते की अनुमति दी है। दूसरा है, इसने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम का पुनर्गठन किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। अब इसके बाद क्या है, चीनी उद्योग के उत्तर भारत से प्रायद्वीपीय भारत में जो स्थानांतरित होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है, यानी गलत देखना है। तो क्या, गन्ने की फसल दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु में तीव्र रूप से बढ़ती है, ये गलत है, मतलब ये सही है। दूसरा क्या है, दक्षिण भारत में पेराई का मौसम उत्तर भारत की तुलना में छोटा है, ये वाला गलत है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है फिर इसमें क्रांति दी गई है, तो इसमें क्या है, जो इनका मिलान करना है, ठीक है, जैसे गोल्डन फाइबर क्रांति ये किसके लिए, जूट उत्पादक, और भूरी क्रांति, ठीक है, भूरी क्रांति की बात करें तो ये उर्वरक से है, और रजत क्रांति अंडे से, गोल क्रांति किससे, आलू से, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए का 4 सिर्फ एक ही में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और आवंटन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, तो ये कौन जिम्मेदार है, ये भारतीय खाद्य निगम जिम्मेदार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय कॉफी बोर्ड निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो कॉफी बोर्ड है जी किसके मंत्रालय में आता है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुनियादी ढांचा किस देश के आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है, बुनियादी ढांचा की बात की गई, तो इसमें क्या है, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, देख क्या है, यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है, ये गलत है। यह उत्पादन और जीवन की गुणवत्ता के कारकों को बढ़ाता है, ये सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो इसमें देखना है, देश की आज़ादी के बाद से स्वास्थ्य देखभाल की वास्तविक पहुंच से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ये सही है। अगला वर्ष 1951 से 2013 के दौरान सरकारी अस्पतालों तथा औषधालयों की संख्या 9,300 से बढ़कर 44,000 हो गई है, और साथ ही अस्पताल के विस्तार की संख्या 1.2 से बढ़कर 6.3 लाख हो गई है। इसका क्या है, ये दोनों ही इसके कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गोवर्धन योजना के तहत कितने द वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, तो ये कितने किए जाएंगे, ये 500 किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में अपनाई गई 7 प्राथमिकताओं जिसे बोलते हैं सप्तऋषि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, ठीक है, तो इसमें बताना है कौन शामिल है, ये क्षमता उभारना, दूसरा का अंतिम छोर तक पहुंच, ये सही है, इसका सही आंसर हो जाए, अरे नहीं इसमें और भी है, और भी हैं इसमें, तो इसमें क्या है, क्षमता उभारना सही है, अंतिम युवा शक्ति, समावेशी विकास नहीं है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 103, बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है, ठीक है, तो ये कौन से मंत्रालय को सबसे ज्यादा जो राशि आवंटित की गई है, वो रक्षा मंत्रालय को, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार शिक्षा मंत्रालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है, तो कौन सा या कौन से कथन सही है, तो इसमें क्या है, कथन नंबर 1, शिक्षा मंत्रालय की अनुमानित व्यय में 2022-23 के संशोधित अनुमान में 13% की वृद्धि हुई है, सही है। फिर दूसरा अगला, बस 2015 के बाद से जो है शिक्षा के प्रति कुल आवंटित सकल घरेलू उत्पाद का लगभग
2.8% रहा, ये सही है। इसके सही से आंसर हो जाएंगे दोनों ही, एक और दो दोनों ही। केंद्रीय बजट 2023-24 में आयकर संग्रह में कितनी वृद्धि की आशा है? ठीक है, तो इसमें कितनी वृद्धि की आशा है? इसमें 10.5% बढ़ने की आशा है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, फेम इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? ठीक है, अगर हम फेम इंडिया योजना की बात करें तो ये किसके द्वारा? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नहीं, आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सूचना, ये भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है कार्यान्वित होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह पीएम श्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? अगर हम बात करें यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, तो ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि ये केंद्रीय प्रायोजक योजना है। ठीक है, केंद्रीय प्रायोजक योजना है। और दूसरा क्या है? इसका उद्देश्य केवल केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध स्कूलों में जो है चयनित मौजूदा स्कूलों की को मजबूत बनाना। ठीक है, ये गलत है। इसमें कोई भी स्थानीय निकाय हो या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश का, उसके सबके लिए ये लागू है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अमृत सरोवर मिशन की तकनीक सहयोगी के रूप में मिशन के तकनीकी सहयोगी के रूप में जोड़ा गया है? ठीक है, तो इसको किसको जोड़ा गया है? भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र, दूसरा है भास्कराचार्य राष्ट्रीय स्पेस अनुप्रयोग और भूसूचना संस्थान, इसको ही जोड़ा गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीरो डिफॉल्ट जीरो इम्पैक्ट योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, जीरो डिफॉल्ट और जीरो इम्पैक्ट योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा, गलत है। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, इसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अटल बायो अभ्युदय योजना के घटक हैं? ठीक है, इसमें कौन है? इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये एक घटक है। इसके ऑप्शन थे, एक ही मैंने देखा। चलिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो जो हाल ही में खबरों में था, संबंधित था, ये किससे था? और ये क्या है? ये जब हैदराबाद के निजाम ने जब भारत में विलय नहीं हो रहे थे, तो इसमें क्या है, उनके लिए जो भारत को एकीकृत करने के लिए वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, तो उसने शिकायत यूनाइटेड संघ में यूएन में कर दी थी। तो इसके लिए उन्होंने बताया था कि आप लड़ाई नहीं कर सकते, इसलिए आर्मी को पुलिस के भेष में बदल के जो है वो ऑपरेशन किया गया था, जिसको हैदराबाद को एकीकृत करने के लिए जो है सैन्य कार्रवाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद क्या, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ये जो है आपका कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखरशीलता का सबसे अच्छा वर्णन है? शिखरशीलता की बात करें तो ये क्या सबसे अच्छा वर्णन इसका कौन है? विषुवत रेखीय वनों में निरंतर वर्षा, दूसरा उष्णकटिबंधीय वनों में पत्तियों का सदाबहार होना, तीसरा शंकुधारी वनों में कम ह्यूमस संग्रह होना, एक घटना जहां कुछ वृक्षों के शीर्ष एक दूसरे को नहीं छूते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वो डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का विजेता है। तो यूएस ओपन जो खेल हुए थे उसमें जो पुरुष ओपन का विजेता कौन है? यह नोवाक जोकोविच। ठीक है, इसके बाद क्या है, भारत के पहले यूपीआई एटीएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, तो इसमें बताना है जो क्या है, इसे हिताची पेमेंट सर्विस द्वारा लॉन्च किया गया है, ये सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यह एक वाइट लेबल पेटीएम है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद क्या है, दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर का पहला स्वदेशी रूप से विकसित संस्करण कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है काकरापार में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
सितंबर 2023 में गुजरात घोषणा पत्र किसके लिए जारी किया गया था? तो गुजरात घोषणा पत्र जो है वो किसके लिए जारी किया गया था? वो था पारंपरिक चिकित्सा के लिए जारी किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पोषण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में राजस्थान में झुंझुनू जिले में की गई थी, ये सही है। 2023 के राष्ट्रीय पोषण माह की थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। इसका दोनों ही कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर क्या है, निम्नलिखित में से किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का प्राप्त किया है? ठीक है, रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो किसने किया है? इसमें क्या, आर रवि कन्नन ने। ठीक है, आर रवि कन्नन ने। इसके बाद क्या है, लोंगपी पॉटरी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? ठीक है, तो जो लोंगपी पॉटरी है वो किस में राज्य में हुई थी? ये मणिपुर में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हैबर प्रक्रिया का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? ठीक है, तो अगर हैबर प्रक्रिया की बात करें तो ये क्या, ग्रीन अमोनिया के लिए हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, जो सुना होगा आपने 12th में था। ठीक है, तो उससे की गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है, खिलाड़ी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित पहला एशियाई व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो ये पहला एशियाई व्यक्ति कौन है? लिएंडर पेस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब्राहम समझौते पर निम्नलिखित के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं, तो किन किन के बीच में हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वो किए गए हैं इजराइल फिलिस्तीन नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको नहीं, इजराइल और अरब के बीच। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सजग किसके द्वारा संचालित किया गया था? जो ऑपरेशन सजग है वो किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक के द्वारा संचालित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वाड समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो क्वाड समूह की बात करें तो इसमें क्या है, यह 4 लोकतांत्रिक देशों जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का समूह है, सही है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र, खुला और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के साथ समर्थन करना है, इसका ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद क्या है, हाल ही में यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ स्थित है, यानी कहाँ स्थित किया गया है? ठीक है, यशोभूमि का उद्घाटन जो किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? वो नई दिल्ली में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओमेगा जो ब्लॉकिंग का संबंध है, जो ओमेगा ब्लॉकिंग है वो किससे संबंधित है? वो मौसम संबंधी घटनाओं से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिम्बेक्स किसके बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? सिम्बेक्स जो है वो किसके बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? भारत और सिंगापुर के बीच। फिर क्या, इंफोसिस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इंफोसिस का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? ये राफेल नडाल को नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, तो ये किसे दिया गया है? ये जो है वहीदा रहमान को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला एवं पावर ग्रिड जो कनेक्शन के क्षेत्र में भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सा देश है जिसने भारत के साथ ज्ञापन किया? वो है सऊदी अरब। ठीक है, जो समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीने में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है? तो वो अक्टूबर में मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संप्रीति 11 भारत और किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ठीक है, तो ये किसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ये बांग्लादेश के बीच है। अगला क्वेश्चन है, नूर 3 एक इमेजिंग उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? ये ईरान द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पॉन्टिंग्स विवर्तनिकी प्लेट जो 20 मिलियन वर्ष पहले गायब हो गई थी की खोज की गई है। ठीक है, तो उसकी खोज कहाँ पर की गई है? वो की गई है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में उसकी खोज की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्टी जो अहतिसारी जिनका अक्टूबर 2023 में जो निधन हो गया,
वो कौन थी? हो गया, वो पूर्व राष्ट्रपति थे। वो कहाँ के थे? वो फिनलैंड के राष्ट्रपति थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है ज्यूरिख डायमंड लीग में भाला फेंक वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो ये किसने जीता है? ये जो जैकब वार्डजेल ने। ठीक है, जो है लेज ने, जैकब वार्डलेज ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें क्या भारत की रैंक क्या थी? जो 40वीं रैंक थी। ठीक है, पिछली वर्ष भी 40 थी और इस वर्ष भी 40 है। इसके बाद क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक सहयोग संगठन द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का नदी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नदी उत्सव है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, इंग्लिश वाले का है वो। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन जो है गांधीनगर में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित किसके लिए R21 मैट्रिक्स एम नाम की एक नई वैक्सीन की सिफारिश की है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा की गई है? कौन से संगठन ने की है? इसमें जो है मलेरिया के, अच्छा हाँ वो है। ठीक है, इसमें किसके लिए की गई? जो मलेरिया के लिए की गई है। ठीक है, जो वैक्सीन की खोज है R21 मैट्रिक्स एम। इसके बाद है, दक्षिण जो है लोनायक झील, जो दक्षिण लोनायक झील स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रीन वार रूम निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? तो ये किसकी पहल है? ये दिल्ली की एक पहल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोजेर 10 नामक स्वनिर्मित ड्रोन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा निर्मित किया गया है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ये जो है ईरान के द्वारा निर्मित किया गया है। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांकेतिक नहीं है जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भूख की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाता है? ठीक है, तो ये क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और उत्तरजीव का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमें कौन सा कथन सही है वो बताना है। भारत के नेतृत्व में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की गई, ये सही है। G20 ऐप भारत द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे गृह मंत्रालय ने बनाया था, ये क्या? ये जो है दूसरा कथन है, ये सही जो है नहीं है, क्योंकि ये विदेश मंत्रालय द्वारा बनाया गया था। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा नहीं, विदेश मंत्रालय द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 1। इसके बाद देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे जिससे आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है हामून का नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा रखा गया है? तो ये किसके द्वारा रखा गया है? ईरान के द्वारा। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो वीडियो समाप्त हुई, आप अपनी तैयारी करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।